मेरी चेयरमैनशिप और मेरे भाई साहब अपनी मुतवल्लीशिप छोड़ देंगे। वो महरूमुल विर्स को हटाने का झगड़ा 100 साल से चल रहा है। ये चिंदी चोरों ने हालत इतनी गंदी करके रखी थी कि इस मसनद पे बैठे हुए सज्जादा नशीन को कोई अपने बाजू बिठाना गवारा नहीं कर रहा था। गोद डालिए, गोद डालिए, गोद डालिए। गोद किससे डालिए? उस शख्स का जिसका हाथ है, जिसका पंजा है बोलकर बोला। उनके कई बिरादरी की प्रॉपर्टीज, ये जो धमका रहे, मारते हैं, कत्ल करते हैं, कितने कत्ल करे, इंक्वायरी इंशाल्लाह होंगी। तस्वीर में शराब पीते हुए मौसूफ बैठे हुए हैं। एक होता है शराबी, एक होता है अलल एलान शराब पीने वाला। पुलिस ने रेड कर कर रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़ा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखिए, वो लोग डमरू बजा रहे हैं, उन्होंने नाचते जा रहे हैं। इन्हों औलाद से नहीं आते। पूरे फोरम्स के ऊपर हम लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। सरमद साहब, जिस तरह से हाल ही में गुलबर्गा शहर में जो वक्फ अदालत रखी गई थी, बीजर ज़मीर अहमद खान का गुलबर्गा आना हुआ, उस दौरान आपके खिलाफ उस प्रोग्राम में कई नारे वहां पर लगाए गए और जो यादगीर में सूफी अहमद जो दरगाह है उस पर भी जिस तरह से आपका जो मामला चल रहा है उसमें उसके खिलाफ भी आपके बयानात आए हैं और दीगर लोग भी आपके खिलाफ कई बातें कर रहे हैं, उस पर क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम गुलबर्गा के सोशल मीडिया पर्सनस और शाहपुर के ज़रिए भी जितने सोशल मीडिया पर्सनस की तरफ से मैसेज आवाम तक पहुंचेगा, दिल की अमीर गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया ये इतने हसास मसले को आवाम के बीच में क्लियर करने के लिए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे सकता है। इज़्ज़त देना और ज़िल्लत देना अल्लाह तबारक व तआला के दायरे इख्तियार में है। अब यहाँ पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद और ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि झूठ इस कदर बोला जा रहा है कि वो सच की शक्ल इख्तियार कर रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं एक तशवीश का माहौल है दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से। दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरज़मीन दक्कन की पहली बड़ी सब में बड़ी बारगाह है जहाँ पर मेरे जद्द आला सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज से तकरीबन 760-65 साल पहले आप दक्कन तशरीफ़ लाए और आपने परचम इस्लाम को बुलंद फरमाया। तो वहाँ पर पहले मैं इस एलिगेशंस जो कंटिन्यूसली एक दो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं और दो तीन चीज़ें आवाम के सामने आई हैं, ये हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो, तो जिनको भी इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है वो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि ये एक ही वीडियो होगा। इसके बाद हम मज़ीद वीडियोस इसके अंदर नहीं मैं इसके अंदर मज़ीद वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारने पर कीचड़ हम पर ही उछलता है और मैं तमाम दस्तावेज़ात इस एक ही वीडियो के अंदर देकर ये सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले 7/6/2029 यानी 7/6/2019 को एक एप्लीकेशन फाइल हुआ बिफोर दी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली दरगाह हज़रत सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वहाँ पे दो क्लेमेंट हुए। एक क्लेमेंट सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन मुनव्वर सरमस साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, सन ऑफ सैयद शाह मोहम्मद नजमुल हुदा सरमस साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली। उनके मुकाबिल में श्री सैयद असदुल्ला सरमस साहब सन ऑफ सैयद ग़ियासुद्दीन सरमस साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली। ये दो अप्लीकेंट बिफोर द बोर्ड इन द फॉर द पोस्ट ऑफ मुतवल्ली के लिए दावेदार हुए इन द ईयर ऑफ 2009 में। और यहाँ पर एक इंक्वायरी कॉल फॉर की गई। आज से पहले कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में मौसूफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस मामले में इंक्वायरी नहीं हुई है, अब तक फेयर इंक्वायरी नहीं हुई है। ये 2019 में ही इंक्वायरी कंडक्ट हो चुकी है जिसकी ये नोटिस है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दोनों अप्लीकेंट्स को नोटिस दिया है। दोनों अप्लीकेंट्स को नोटिस देकर वहां पर इन्होंने बुलाकर इसके ऊपर कंप्लीट इंक्वायरी की है। ये इंक्वायरी की नोटशीट कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का जो इंक्वायरी कंडक्ट हुआ है उसका नोटशीट, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब सैयद शाह मुजीबुद्दीन मुनव्वर सरमस साहब क़िबला की सिग्नेचर और असदुल्ला सरमस्ती साहब की सिग्नेचर, ये दोनों अपने एडवोकेट्स के थ्रू इस इंक्वायरी में पार्टिसिपेट किए हैं। और तकरीबन 4 महीने ये इंक्वायरी चली। इंक्वायरी चलने के बाद इस्लामुद्दीन गदियाल जो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के, उन्होंने 21 दिसंबर 2019 को इंक्वायरी रिपोर्ट कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को पेश की है।
इस कंप्लीट रिपोर्ट की कॉपी मैं मीडिया पर्संस को देता हूं। कंप्लीट ये 6, 7, 8, 9 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें तमाम लोगों के फाइंडिंग्स लेने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपना व्यू पॉइंट देते हैं। In the view of appraised facts and circumstances, also it's lie on the recommendation made by the Waqf officer, District Waqf Advisory Committee Yadgir, Shri Sayyid Muhammad Mujibuddin Sarmast, son of Sayyid Muhammad Najmul Huda Sarmast, may be appointed as a mutwalli to Dargah Hazrat Sufi Sarmast रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वहां पर असदुल्ला सरमस्त साहब के एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और अपॉइंटमेंट ऑर्डर मेरे बड़े भाई साहब का ऑन डेटेड ऑर्डर नंबर KSBA/APT/250/YDG/2018-19 डेटेड 17/1/2020 मेरे भाई साहब का ऑर्डर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से पहला ऑर्डर इशू हुआ, जिसमें मेरे भाई साहब को सैयद शाह मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब किबला को दरगाह हजरत सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुतवल्ली अपॉइंट किया गया 2020 में, 17/1/2020। अब मैं यहाँ पर एक बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस इंक्वायरी में न सिर्फ मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब और असदुल्ला सरमस्त, बल्कि खानवादा सूफी सरमस्त के कई लोगों ने बाय द वे ऑफ एफिडेविट पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि सैयद शाह सिराजुद्दीन सरमस्त साहब जो सिराज साहब हैं, उन्होंने इंक्वायरी में बिफोर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक एफिडेविट दिया था, और एफिडेविट में उनका कहना था कि असदुल्ला सरमस्त जो हैं, जो वन ऑफ द एप्लीकेंट थे, वो मुतवल्ली बनने के काबिल हैं, और उनके अलावा, उनका पॉइंट बता रहा हूं मैं, सैयद शाह सिराजुद्दीन सरमस्त साहब का पॉइंट बता रहा हूं कि उनके अलावा कोई आदमी सज्जादा नशीनी के राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि इस एफिडेविट के अंदर क्या कहा जा रहा है। इस एफिडेविट के अंदर कहा जा रहा है कि असदुल्ला सरमस्त के अलावा कोई भी फर्द सज्जादा नशीनी के राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता। यह सिर्फ अब्सोल्यूट राइट है असदुल्ला सरमस्त का। यह कितने लोगों ने एफिडेविट दिया? सैयद शाह सिराजुद्दीन सरमस्त ने एफिडेविट दिया। अजीजुल्लाह सरमस्त साहब जो गुलबर्गा के बहुत ही बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी सेम एफिडेविट बिफोर दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्यूरिंग द इंक्वायरी सबमिट किया, वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। इसके साथ साथ उनके तमाम फर्जंदान ने एफिडेविट दिया। उनके साथ साथ ये सैयद शाह अताउल्लाह सरमस्त, सन ऑफ सैयद सादतुल्लाह सरमस्त, ये उनका एफिडेविट है जो बिफोर दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्यूरिंग इंक्वायरी वो पेश करते हैं, और इसके अंदर वो कहते हैं कि दैट आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन अपॉइंटिंग applicant Sayyid Shah Asadullah Sarmast as a mutwalli, and it is absolutely clear that as per the record, legally and hereditary services, no one can claim the mutwalliship except him. As such, he deserves to be appointed as a mutwalli. इसका माना, इसका मफहूम ये होता है कि असदुल्ला सरमस्त साहब के अलावा कोई भी दूसरा आदमी मुतवल्लीशिप के दावे को नहीं डाल सकता। ये किसके किसके मुताबिक हुआ? ये एफिडेविट के मुताबिक सिराजुद्दीन सरमस्त साहब कह रहे हैं, अजीजुल्लाह सरमस्त साहब कह रहे हैं, और अताउल्लाह सरमस्त साहब कह रहे हैं। ये 2019 की कहानी है। अब सेकंड, ये एफिडेविट्स हैं, ये इसमें मेरे भाई साहब का अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी हो गया, मेरे भाई साहब को मुतवल्ली के तौर पर अपॉइंट भी कर दिया गया। वही इंक्वायरी के दौरान सैयद शाह असदुल्ला सरमस्त की सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट की मैं आपके सामने दे रहा हूं। यही इंक्वायरी के दौरान असदुल्ला सरमस्त एक एफिडेविट बिफोर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइल करते हैं। बिफोर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, एफिडेविट, आई एम सैयद शाह असदुल्ला सरमस्त सन ऑफ सैयद शाह गियासुद्दीन सरमस्त, that the dependent is the Sajjada Nashin and Mutwalli of Dargah Hazrat Sufi Sarmast. The dependents on this affidavit to be effect that the occupancy rights under the Land Reforms Act notified in the Gazette notification serial number 175 of the said Dargah were granted in the favor of respective tenants, and the ownership has been conferred in favor of the said tenants. No lands is available in the name of Dargah on this point. यानी असदुल्ला सरमस्त 2019 की इंक्वायरी में
बिफोर दी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या कहते हैं कि अब दरगाह शरीफ के दायरा इख्तियार में कोई भी लैंड मौजूद नहीं है और बाकी नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ऑक्यूपेंसी राइट जनरेट हो चुका है। जब यहां पर मेरे भाई साहब का, मैं सिर्फ असदुल्ला सरमस्त जो मेन दावेदार हैं दरगाह हजरत सूफी सरमस्त की सज्जादा नशीनी और मुतवल्लीशिप के, मैं उनके ताल्लुक से बात कर रहा हूं। ये हमारा ऑर्डर होने के बाद सैयद शाह असदुल्ला सरमस्त सन ऑफ सैयद शाह गयासुद्दीन सरमस्त ने बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल कलबुर्गी बेंच इन एप्लीकेशन नंबर 7 2020 एक एप्लीकेशन फाइल किया। इस एप्लीकेशन में उन्होंने दो प्रेयर्स पूछे। एक, हमारा जो ऑर्डर हुआ है इस ऑर्डर को सेटिसाइड करें और उनको सज्जादा नशीन एंड हेरिडेटरी मुतवल्ली क्या करें, डिक्लेयर करें। अब मैं आपको उनके प्रेयर्स बताता हूं। एप्लीकेशन नंबर 7 2020 बिफोर द कोर्ट ऑफ वक्फ एप्लीकेशन वक्फ ट्रिब्यूनल की कलबुर्गी बेंच पे एप्लीकेशन नंबर 7 2020 उन्होंने फाइल किया और उसके अंदर उन्होंने प्रेयर्स क्या पूछे। पहली प्रेयर उन्होंने पूछी, सेट असाइड द इम्पोज्ड ऑर्डर नंबर सो एंड सो, यानी मेरे भाई साहब का जो ऑर्डर हुआ था वो ऑर्डर उसको सेट असाइड करना है और डिक्लेयर द पिटिशनर एज ए सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली दरगाह हजरत सूफी सरमस्त। उन्होंने बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल इसको क्या किया, दावा फाइल किया। ये उसका ऑर्डर। द प्लेंटिफ कॉल्ड एब्सेंट, द पिटिशनर इज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑन 24/11/2021। 24 तारीख 11वां महीना 2021 को इनका पिटिशन कर्नाटका स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल से क्या हो गया, डिसमिस हो गया। डिसमिस होने के बाद उन्होंने आज तक भी इस एप्लीकेशन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया है। उसके बाद 2022 में फिर से एक मर्तबा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को एक एप्लीकेशन लिखते हैं। एक एप्लीकेशन लिखकर क्या कहते हैं कि मेरे को 1989 में एक डिग्री हुई थी। दिस इज द लेटर addressed to the chief executive officer Karnataka State Board of Waqaf on dated 20th December 2022 by सैयद शाह असदुल्ला सरमस्त सन ऑफ सैयद शाह गयासुद्दीन सरमस्त। इस एफिडेविट में उनका कहना यह है कि मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब के किए गए ऑर्डर को इमीडिएट कैंसिल किया जाए और उनको सज्जादा नशीन और मुतवल्ली डिक्लेयर किया जाए एज पर, यहां पर मैं खास तौर पर इस डिग्री को बताना चाहता हूं, एज पर द डिग्री passed by the Munsif Court in OS number 101 of 1989। इसके तहत उन्हें सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली डिक्लेयर किया जाए। उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी हमने निकाली है। उनका कहना क्या है, असदुल्ला सरमस्त का कहना यह है कि मेरे को सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली डिक्लेयर किया जाए एज पर द डिक्री पास्ड इन सूट नंबर 101 ऑफ 1989। वो क्या है, किधर है, कौन फाइल करे, उसके अंदर इन्होंने नहीं बोले। ये पूरे एप्लीकेशन के अंदर, ये पूरे एप्लीकेशन के अंदर ये डिग्री कौन फाइल करे, आपको कैसा इसके अंदर मुतवल्ली बोल के डिक्लेयर करे, कैसा सज्जादा बोल के डिक्लेयर करे, ये पूरे एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने कहीं भी नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ क्या बोले, मेरे को एक डिग्री हुई 1989 में, इस डिग्री के तहत मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली होता हूं, मेरे को बनाओ। तो हम क्या करें, ये डिग्री का भी कॉपी निकाले। सूट नंबर 101 1989 द कोर्ट ऑफ द मुंसिफ JMFC शोरापुर। ये कॉपी सैयद शाह हामिद पाशा सरमद साहब क़िबला नवरुल्लाह मरकदहू ने उनके वालिद के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया था। किसने, सैयद शाह हामिद पाशा सरमद साहब क़िबला नूरुल्लाह मरकदहू ने। ये भी हमारे खानवादे के एक बुजुर्ग हैं। इन्होंने फाइल किया था असदुल्ला सरमस्त के वालिद सैयद शाह गयासुद्दीन सरमस्त के खिलाफ, क्या बोलकर कि मुझको सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली डिक्लेयर करो। किसने फाइल किया था, सैयद शाह हामिद पाशा सरमद साहब ने बिफोर द मुंसिफ कोर्ट फाइल किया था कि मुझे सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली डिक्लेयर करो। किसके अगेंस्ट में, सैयद शाह गयासुद्दीन सरमस्त, नूर जहां बेगम यानी असदुल्ला सरमस्त की वालिदा, अताउल्ला सरमस्त यानी असदुल्ला सरमस्त के बड़े भाई, और असदुल्ला सरमस्त खुद, इन तीनों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, एक सूट फाइल किया था। यह सूट डिग्री हामिद पाशा सरमस्त के ताल्लुक से है। हामिद पाशा सरमस्त साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली हैं कि नहीं है,
इसमें कहीं पर भी डिस्कशन असदुल्ला सरमस्त सज्जादा नशीन है या नहीं है पे नहीं है। मैं आपको ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इन द ऑब्जर्वेशन order passed by the Munsif Court on the page number 43 as per the para 38, मैं पढ़ता हूं। On the other hand, wife of the defendant number 2 is examined as DW1 and the evidence of the witness is examined as DW2. D versus 1 and 2 defendants the claim of the plaintiff. As such, there is a no need for the court to discuss their due wants and oral evidence to whatever the defendants are performing as a sajjada nashin of dargah or not, because there is a no specific issue of this effect. कोर्ट क्या बोला है, ये जो केस है इसमें हम डिफेंडेंट्स के राइट के ऊपर सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में केस डिफेंडेंट्स के राइट्स का नहीं है, प्लेंटिफ के राइट्स का है। और ये हामिद पाशा सरमद साहब का दावा खारिज हुआ। हामिद पाशा सरमद साहब का दावा खारिज क्यों हुआ, तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो फिर ऑब्जर्वेशन के अंदर आना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के अंदर कोर्ट क्या बोलती है, ऑल्सो ही वांट टू बी क्लेम ऑफ ही सज्जादा नशीनी एंड मुतवल्लीशिप ऑफ द सेठ दरगाह बाय एक्सक्लूडिंग द लीगल हेयर्स ऑफ दादे पीर सरमस्त। इसके अंदर ऑनरेबल मुंसिफ कोर्ट क्या बोलता है कि ये हामिद पाशा सरमद साहब इंडिविजुअल अपने राइट्स को क्लेम कर रहे हैं। हमारे को ना असदुल्ला के क्लेम्स पे बात करना है, ना मेरे को हामिद पाशा साहब के क्लेम्स पे बात करना है। मैं अपने क्लेम्स पे बात करूंगा। मैं यहाँ पे अवाम के सामने सिर्फ ये साबित करना चाह रहा हूँ कि असदुल्ला सरमद साहब ने जो एप्लीकेशन बिफोर दी वक्फ बोर्ड दिया था कि 101 के तहत मेरे को सज्जादा नशीनी की डिग्री हुई है, झूठ है, फॉल्स है। इसके अंदर कहीं पर भी उनकी डिग्री का कोई नाम भी मेंशन नहीं है, ना उनके फेवर में कोई डिग्री इसके अंदर हुई है। फिर से एक अपॉइंटमेंट, मेरे भाई साहब का अपॉइंटमेंट ऑर्डर खत्म हो गया इन द ईयर ऑफ 2023। फिर से एक मरतबा हेरिडेटरी मुतवल्लीशिप के लिए सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब किबला ने बिफोर दी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्शंस आए, बहुत से ऑब्जेक्शंस मीन्स 3 लोगों के ऑब्जेक्शन आए। उन तमाम ऑब्जेक्शंस को कंप्लीटली देखने के बाद कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ ने अपनी प्रोसीडिंग में उन ऑब्जेक्शंस को विदाउट एनी डॉक्यूमेंटल एविडेंस रहने की वजह से उसको क्या कर दिया, ओवररूल करते हुए। ओवरऑल करने के पॉइंट्स क्या हैं? मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर उन्होंने अपने राइट्स को जैसा कि an objection has been received from the Mr. Zainul Abidin Sarmast and some other persons that he had got a strong objection appointing of authorized application as a मुतवल्ली। इतना ही एप्लीकेशन, इसके अंदर ना उनके कुछ डॉक्यूमेंटल एविडेंस थे, उनको किस तरीके से बनाना चाहिए उसके कोई लिंक डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट और ट्विस्ट बताता हूँ, थोड़ा आप देखते जाइए। ये हेरिडेटरी मुतवल्लीशिप का ऑर्डर है सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब का, जो ऑर्डर नंबर के साथ साथ डेटेड 29/3/2023 ये ऑर्डर इशू हो गया। इशू होने के बाद फिर से एक मर्तबा इस ऑर्डर के पास होने के बाद सेम पर्सन सैयद शाह असदुल्ला सरमस्त बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल फिर से इस ऑर्डर को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं इन ओएस नंबर 7 ऑफ 2023। इसके अंदर इनकी प्रेयर क्या है, अभी वो तो अभी तक कहीं पर भी नहीं बोले हैं कि हम उनके फैमिली मेंबर नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं हमारा शिजरा नसब बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर एक जर्नल बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम दरगाह हजरत सूफी सरमस्त से हमारा ताल्लुक नहीं है। दरगाह हजरत सूफी सरमस्त में जो आराम फरमा बुजुर्ग हैं वो सरकार सैयदना सूफी सरमस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो बलख से हिंदुस्तान को तशरीफ़ लाए, जिनका सिलसिले नसब सरकार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 14 वास्तों से मिलता है। आप दक्कन को तशरीफ़ लाने के बाद आपके 4 फर्जंदान हुए। पहले फर्जंद शहाबुद्दीन सरमस्त, दूसरे फर्जंद निज़ामुद्दीन सरमस्त, तीसरे फर्जंद फरीदुद्दीन सरमस्त और चौथे फर्जंद ताजुद्दीन मुनव्वर बादशाह सरमस्त। यहाँ पर इस बात को काबिल गौर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि चौथे फर्जंद हजरत के जो हैं ताजुद्दीन मुनव्वर बादशाह सरमस्त
चौथे फर्जंद से हजरत की जानशीनी का सिलसिला चला है। पहले फर्जंद, दूसरे फर्जंद और तीसरे फर्जंद, ये तीनों फर्जंदान तबलीग दीन के लिए सरकार सूफी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह ने रवाना फरमाए। एक फर्जंद हजरत शहाबुद्दीन सरमस्त मानियाल शरीफ तशरीफ लाए, जहां पर आपका मज़ार मुबारक है हजरत शहाबुद्दीन सरमस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और एक अयोध्या चले गए और एक पाकपट्टन चले गए तबलीग दीन के लिए। एक फर्जंद ताजुद्दीन मुनव्वर बादशाह सरमस्त सरकार सैयदना सूफी सरमस्त के साथ रहे और उनसे सिलसिला नसब, सिलसिला जानशीनी सरकार सैयदना सूफी सरमस्त की चौथे फर्जंद से चली। वहां से लेकर शरफुद्दीन सरमस्त, शाहजहां सरमस्त, सुल्तानुद्दीन सरमस्त ओला, कुतुबुद्दीन सरमस्त, वजीउद्दीन सरमस्त ओला, कुतुबुद्दीन सरमस्त सानी, वजीउद्दीन सरमस्त सानी, मुनव्वर बादशाह सरमस्त सानी, मियाँ साहब सरमस्त सानी, इमामुद्दीन सरमस्त साहब ओला, मियाँ साहब सरमस्त सानी, मियाँ साहब सरमस्त ओला और इमामुद्दीन सरमस्त साहब सानी। यहाँ तक जो सज्जादा नशीनी का सिलसिला चला है, ये अनडिस्प्यूटेड सिलसिला रहा है। इन द ईयर ऑफ 1985 निज़ाम हुकूमत में या निज़ाम हुकूमत तक ये सिलसिला आज से 100 साल पहले तक, 100-150 साल पहले की बात है, अनडिस्प्यूटेड ये सिलसिला चला है। कहाँ तक? इमामुद्दीन सरमस्त तक चला है। इमामुद्दीन सरमस्त हमारे दरगाह के वाकिफ है। जो दरगाह हज़रत सूफी सरमस्त का जो महकमा मजहबी उमीर में जब जनरेशन हुआ तो उस टाइम पे इमामुद्दीन सरमस्त साहब ने उसको क्या करवाया, वक्फ करवाया। वही दरगाह हज़रत सूफी सरमस्त के वाकिफ है। उनके बाद उनके सरमस्त मियाँ साहब सरमस्त जो सज्जादा नशीन हुए 1850 के बाद, 1850 निज़ाम हुकूमत के पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। 1890 में हुए। इमामुद्दीन सरमस्त साहब 1890 में 1890 में मुंतखब हुए एज सज्जादा नशीन। आपके 3 फर्जंदान, मियाँ साहब सरमस्त के 3 फर्जंदान, एक मुनव्वर साहब सरमस्त, एक इमामुद्दीन साहब सरमस्त, एक गुलाम महमूद सरमस्त, 3 फर्जंदान आपके रहे। अब यहाँ पर डिस्प्यूट कहाँ से शुरू हुआ वो मैं आपको यहाँ पर बता। मियाँ साहब सरमस्त 1989 तक दरगाह हजरत सूफी सरमस्त की सज्जादा नशीनी 1890 कोई डिस्प्यूट नहीं था। मियाँ साहब सरमस्त के 3 फर्जंदान मुनव्वर साहब सरमस्त, इमामुद्दीन साहब सरमस्त और सैयद शाह गुलामुद्दीन सरमस्त। यहाँ पर मियाँ साहब सरमस्त की मौजूदगी में उनके बड़े फर्जंद मुनव्वर साहब सरमस्त का इंतकाल हो गया। यानी बाप की हयात में बेटे का क्या हो गया, बड़े फर्जंद का इंतकाल हुआ। बाय दी वर्च्यू ऑफ शरीयत मोहम्मदी मोमेडियन लॉ, मुनव्वर सरमस्त जिनका इंतकाल हुआ उनके बच्चे क्या होते हैं, महरूमुल विर्स होते हैं। ये शरीयत मोहम्मदी के उसूल और खवाइद हैं। मायना क्या है उसका? उसका मायना यह है कि विरासत में उनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अगर दादा की हयात में वालिद का इंतकाल होता है तो बच्चा पोतरा क्या हो जाता है, महरूमुल विर्स होता है। ये शरीयत मोहम्मदी के उसूल और खवाइद हैं। अब यहाँ पर ये दस्तावेजात हैं इसके पूरे। मुनव्वर बादशाह, मुनव्वर साहब सरमस्त का इंतकाल हुआ तो असदुल्लाह सरमस्त उनके जो बेटे हैं महरूमुल विर्स हुए, और मियाँ साहब सरमस्त के जो जानशीन हुए वो इमामुद्दीन सरमस्त हुए। सेकंड फर्जंद इमामुद्दीन सरमस्त साहब क्या हुए, जानशीन हुए, अनडिस्प्यूटेडली जानशीन हुए। असदुल्लाह सरमस्त थोड़े बड़े होने के बाद, अब ये असदुल्लाह सरमस्त बोले तो ये असदुल्लाह सरमस्त मत समझो आप। हमारे पास आप 3 लिस्ट देखो, 5-6 नाम रिपीट होते हुए आए हैं। दादा का नाम पोतरे को, फिर पोतरे का नाम पोतरे को, दादा का नाम पोतरे को, ऐसा चलते गया है। ये असदुल्लाह सरमस्त 3 पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा हूं मैं आपको। 1990 के बाद की पीढ़ी है वो। इमामुद्दीन सरमस्त की मौजूदगी में उनके बड़े बेटे मुनव्वर सरमस्त का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद मियाँ साहब सरमस्त के पोतरे असदुल्लाह सरमस्त महरूमुल विर्स हो गए। तो मियाँ साहब सरमस्त के दूसरे फर्जंद इमामुद्दीन साहब सरमस्त क्या हुए, जानशीनो सज्जादा नशीन हुए। मियाँ साहब सरमस्त, अब ये मुनव्वर सरमस्त कौन है जिनके इंतकाल पर असदुल्लाह सरमस्त महरूमुल विर्स हुए, वो अगर देखेंगे तो असदुल्लाह सरमस्त के दादा, अब जो असदुल्लाह सरमस्त है उनके परदादा ये असदुल्लाह सरमस्त, महलूमुल विर्स से जो असदुल्लाह सरमस्त थे उनके परदादा। मैं उनका शिजरा आपको भी बताता हूँ। इमामुद्दीन सरमस्त के 2 फर्जंदान हुए, और
दादे पीर सरमस्त। इमामुद्दीन सरमस्त साहब को जब जानशीनी और सज्जादा नशीनी बनाया गया तो इमामुद्दीन सरमस्त साहब के दो फर्जंद, एक जो फर्जंद है वो हामिद पाशा सरमस्त के वालिद, उनका क्लेम, और एक जो फर्जंद है दादे पीर सरमस्त वो मेरे वालिद के दादा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो फर्जंदान इमामुद्दीन सरमस्त साहब के मैं आपको बता दिया। इमामुद्दीन सरमस्त साहब ने अपनी जानशीनी अपने बच्चों को नहीं दी, अपने बच्चों को नहीं दिए। अपनी जानशीन खिलाफत असदुल्लाह हुसैनी को उन्होंने दी है। अपने बाप के इंतकाल के बाद अगर तू महरूमुल विर्स हुआ है तो मेरी खिलाफत के साथ मैं तुझे जानशीनी पे क्या करता हूँ, बिठाता हूँ। महरूमुल विर्स होने के बावजूद भी इमामुद्दीन सरमस्त साहब क्या करे, असदुल्लाह सरमस्त साहब को क्या करे, अपने बड़े भाई के बेटे को क्या करे, अपना जानशीन बनाकर अपनी खिलाफत दिए, अपनी खिलाफत से गद्दी पे बिठाए। गद्दी पे बिठाने के बाद ये असदुल्लाह सरमस्त साहब की नीयत खराब होकर ये असदुल्लाह सरमस्त क्या करे, वो जो 200 एकड़ जगह दरगाह हज़रत सूफी सरमस्त की थी वो पूरी अपने नाम पे क्या कर लिया। निजाम हुकूमत के टाइम की बात बोल रहा हूं आपको। उसके बाद फिर से एक मरतबा मुकदमा इमामुद्दीन सरमस्त साहब असदुल्लाह सरमस्त पर क्या करे, डाले। मेरे परदादा के वालिद की बात कर रहा हूं मैं। निजाम गवर्नमेंट में ये मुकदमा चलते आए हैं। ये मेरे को आपको बताने की वजह क्या है, ये जो झगड़ा चलते आ रहा है ये आजकल का नहीं है, ये 100 साल पुराना डिस्प्यूट है। जो महरूमुल विर्स हो चुके थे वो महरूमुल विर्स को हटाने का झगड़ा 100 साल से चल रहा है। महरूमुल विर्स होने के बावजूद भी जो उस ओहदे पर फाइज होकर वहां पर अपने इख्तियारात को जमाने की कोशिश कर रहे थे, वो झगड़ा मेरे परदादा से चलते हुए दादे पीर सरमस्त साहब तक आया। दादे पीर सरमस्त साहब के बाद मेरे दादा यूसुफुद्दीन सरमस्त साहब तक आया। यूसुफुद्दीन सरमस्त साहब के बाद मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब के बाद हम तक आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 100 साल का झगड़ा खत्म होकर लीगली वी आर अपॉइंटेड बाय द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ। ये तो मैं आपको शिजरे से बता दिया। ये शिजरे से बताने के बाद ये सेम शिजरा, दिस इज द एप्लीकेशन OS नंबर 17 फाइल्ड बाय द असदुल्लाह सरमस्त बिफोर द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ। इस एप्लीकेशन के पहले पेज पर असदुल्लाह सरमस्त साहब ने अपना सिलसिला नसब शाया किया है। सिलसिला नसब के अंदर असदुल्लाह सरमस्त साहब वही इमामुद्दीन सरमस्त साहब वाकिफ का नाम ले रहे हैं। मैंने जो बोला निजाम सरकार में जो वाकिफ बने सैयद इमामुद्दीन सरमस्त, सज्जादा नशीन एंड मुतवल्ली, उनके बाद सैयद महमूद सूफी सरमस्त, मियाँ साहब सरमस्त जिनका नाम मैंने लिया वो, उसके बाद इनके एक फर्जंद हुए इमामुद्दीन सरमस्त, एक फर्जंद हुए मुनव्वर सरमस्त जो महरूमुल विर्स हुए असदुल्लाह सरमस्त के मरने के बाद उनके बेटे। वो लिस्ट अपने ही शिजरे के अंदर असदुल्लाह सरमस्त ने मेरे दादा का नाम सैयद यूसुफुद्दीन सरमस्त ब्रैकेट में ग्रैंड फादर ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2, इट इज द फैमिली ट्री प्रोड्यूस्ड बाय दिस असदुल्लाह सरमस्त बिफोर द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ। ये उन्होंने क्या बोल रहे हैं, यही शिजरे से सैयद शाह यूसुफुद्दीन सरमस्त ग्रैंड फादर ऑफ द डिफेंडेंट नंबर 2। डिफेंडेंट नंबर 2 कौन है, मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त, मेरे भाई साहब। मेरे को मेरा शिजरा नसब साबित करने की जरूरत ना कहीं पर है ना कहीं पर होगी, बट जो अवाम के बीच में जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं यहाँ पर तमाम दस्तावेजात के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये खत्म हुआ, ये एप्लीकेशन नंबर 17/2024 जिसमें मेरे भाई साहब के हेरिडेटरी ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने ऑन डेटेड 10th डे ऑफ जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। डिसमिस करके बोला कि आपका जो दावा है वो काबिले समात नहीं है। उसके बाद ये मौसूफ असदुल्लाह सरमस्त को निकाह इतना सब उनके खिलाफ करके, उनकी मुतवल्ली शिफ के खिलाफ इतना आगे तक मामले को लाके उनको रिजेक्ट करवा के इतना सब करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई। हम ये सब चीजें नहीं बताते थे, लेकिन आज मजबूरी है, आपके सामने बताना पड़ रहा है। ये शख्स जिसके साथ आज गुलबर्गा की एक अहले सुन्नत ऑर्गेनाइजेशन में सरगर्म कारकुन का किरदार निभाने वाले एक शख्स का हाथ है, उसका पंजा है। वो शख्स समझ रहा है कि पीछे खड़े होकर अगर वो काम करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आगे आ भी नहीं सकते। हाथ पंजा, हाथ बोले तो पंजा, इसको बोलते हाथ और पंजा। जो समझने वाले हैं समझ गए। मैं खुल के इसलिए नहीं बोल रहा, वो शख्स खुल के सामने नहीं आया
और वो शख्स खुल के सामने भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो शख्स अहले सुन्नत की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सरगर्म रुकन है। और अहले सुन्नत की उस ऑर्गेनाइजेशन का दावा यह है कि हम अहले सुन्नत का दिफा कर रहे हैं, हम अहले सुन्नत के दिफा के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अहले सुन्नत का ताल्लुक मदरसों से बाद में है, पहले खानकाहों और बारगाहों से है। और आप ही की ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा आदमी जो अपने आप को बहुत ही सरगर्म रुकन कहता है, वो ऐसे आदमी को दक्कन की सब में बड़ी बारगाह का सज्जादा नशीन बनाने पे कोशिशें कर रहा है। ये उस शख्स की हालत है। क्या है वो फोटो में, तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? तस्वीर में शराब पीते हुए मौसूफ बैठे हुए हैं। ये बहुत पुरानी है, ये मैं आपको 2 दिन पहले की वीडियो आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूं। एक होता है शराबी, एक होता है अलल ऐलान शराब पीने वाला। ये शख्स अलल ऐलान शराब पीने वाला आदमी है। और इसको क्या दरगाह हजरत सूफी सरमस्त इतनी बड़ी बारगाह की मसनद पे बिठाया जा सकता है? न सिर्फ शराब की आदत है, बल्कि इस शख्स को 2021 में पुलिस ने रेड कर कर रंगे हाथों जुआ खेलते हुए पकड़ा है। ये उसका एफआईआर और उसकी चार्जशीट का कॉपी है। क्राइम नंबर 62 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 82 ऑफ द CRPC, गैम्बलिंग। असद बाबा तंदे गयासुद्दीन सरमस्त, वयस 35 वर्ष, जाति मुस्लिम, बिजनेस कूली कामगाररू। ये मौसूफ इस तरीके की हरकतों के अंदर मुलव्विस हैं। अब अहले सुन्नत के गुलबर्गा के जिम्मेदारान इस बात का नोट लें, क्या ऐसे आदमी को दरगाह हजरत सूफी सरमस्त की सज्जादा नशीनी पर और मुतवल्लिशिप पर फाइज किया जा सकता है क्या? और इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ऐसे आदमियों को चंदा देने वाले जरूर एक मर्तबा तहकीक कर लें कि आपके चंदे की, क्या आपके पैसों की मदरसे कायम करने के नाम पर या फिर स्कूल चलाने के नाम पर इस तरीके के जुआरियों और शराबियों को मसनद पर बिठाने के लिए लीगल एड के अंदर कहीं इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान से भी दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि ऐसी हरकतों की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरी तरीके से खराब हो रहा है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एम है, जो मेन जो उसका थीम है तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत का, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान। नाम तो नहीं बता रहे, वजह क्या है? आप इतने सालों के बाद जो मसला आपका चल रहा है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होना, इस तरह से उनका सपोर्ट करना, मैं इशारतन उनको अपनी जबान बता चुका हूं। अगर वो खुल के सामने आते हैं तो मैं खुल के उनके खिलाफ इंशाअल्लाह बयान दूंगा। उन्होंने सिर्फ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? जो लोगों को हमसे बुग़्ज़ है, पर्टिकुलरली मुझसे बुग़्ज़ है, वो लोग डमरू बजा रहे हैं, उन्होंने नाचते जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये खत्म हो गया ये चैप्टर, असदुल्ला सरमस्त की कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहां पर ट्विस्ट देखिए। हमारा ऑर्डर हुआ 2019 में, तो उसके खिलाफ पहला एफिडेविट कौन दिए थे? जाकिर सरमद साहब दिए थे, अताउल्ला सरमद साहब एफिडेविट दिए थे, जो परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोले, बहुत इल्जामात उन्होंने हमारे ऊपर लगाए। उन्होंने अपनी के वो इंक्वायरी के अंदर एक एफिडेविट देके क्या बोले थे कि असदुल्ला सरमस्त के अलावा कोई भी सज्जादा नशीनी के दावे को क्या कर सकता है, नहीं फाइल कर सकता है। ये एब्सोल्यूट राइट है असदुल्ला सरमस्त साहब का। हमारा ऑर्डर होने के बाद कंटिन्यूअसली असदुल्ला सरमद साहब के लिटिगेशन चलते रहे, उनके साथ साथ जाकिर सरमद साहब, अताउल्ला सरमस्त के लिटिगेशंस भी चलते रहे। उन्होंने पहली कंप्लेंट 2020 में एसपी यादगीर को की, उसमें उन्होंने ये कहा कि दरगाह हजरत सूफी सरमस्त के मुतवल्ली साहब ने वायलेशन किया है लॉकडाउन का, और वायलेशन कर कर उन्होंने लॉकडाउन को क्या किया है, पामाल किया है। वहाँ पर इंक्वायरी कंडक्ट हुआ। इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद तहसीलदार साहब का ये ऑर्डर सामने आया, जिसमें दरगाह हजरत सूफी सरमस्त ने लॉकडाउन में उर्स के तमाम मरासिमात को ख़त्म करते हुए, कैंसिल करते हुए, तहसीलदार साहब से स्पेशल परमिशन लेके 20 लोगों की मौजूदगी में सीपीआई की निगरानी में उर्स शरीफ को कंडक्ट किया था। यहाँ पर इन्हें हिमबरगा पुलिस स्टेशन से दे दिया गया।
ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए इंक्वायरी नहीं हुई। उन्होंने सेम कंप्लेंट 2021 में बिफोर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि मुतवल्ली ने खबरस्तान की ज़मीन पे कॉम्प्लेक्स बनाया है, दुकानें बनाई हैं और जगह कब्जा की है। ये तमाम कंप्लेंट्स के ऊपर यूसुफ साहब, जो एक प्राइवेट चैनल पर जिन्होंने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देके ये कह रहे हैं कि यूसुफ साहब ने एक इंक्वायरी कंडक्ट की थी जिसमें कहा गया कि अताउल्लाह सरमस्त इज ट्रू। मैं वही इंक्वायरी रिपोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सर्टिफाइड कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने इशू किया है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में मेरे को एक जगह बता दीजिए कि अताउल्लाह सरमस्त इज ट्रू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट के बारे में आप ताल्लुक से बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में आपकी काफ़ी सारी पहचान है, आप वक्फ चेयरमैन है गुलबर्गा के, आप अपने तलुकात इस्तेमाल करके इस तरह से फैसले वहाँ पर एसपी ने इंडोर्समेंट दिया है। यहाँ पर किसकी पहचान है? कर्नाटका स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने 3 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। यहाँ पर किसकी पहचान है? आगे कौन से कोर्टों के अंदर क्या क्या क्लेम रिजेक्ट हुए मैं बताता हूँ। वहां पर किसका इन्फ्लुएंस है आप मुझे बताइए। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, फर्दर इट इज सबमिटेड टू द स्टेट ड्यूरिंग माय विजिट ऑन द डेट ऑफ 6/3/2021 it is found that dargah is under the management of present mutwalli Janab Sayyid Mujibuddin Sarmast and is found clean condition. Regularly the duties are visiting the said dargah. During our visit we found other community peoples. Those are residing of surrounding villages. They explained that their feeling and says that the present mutwalli is a very well gentleman. Under his mutwalliship lot of development work has been done. ये रिपोर्ट यूसुफ साहब के पीरियड में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को सीओ के डायरेक्शन पर वक्फ ऑफिसर ने क्या की थी, भेजी थी। जिसके इंक्वायरी के बाद इस इंक्वायरी में अताउल्लाह सरमस्त साहब भी दरगाह शरीफ के प्रमाइसेस के अंदर मौजूद थे। इस इंक्वायरी में सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब भी मौजूद थे। यहाँ पर देखिए, इट इज सबमिटेड दैट एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सो एंड सो दरगाह सूफी सरमस्त ड्यूरिंग इंक्वायरी बिफोर आज सैयद अताउल्लाह सरमस्त, सैयद मुजीबुद्दीन सरमस्त एंड ड्यूटीज, ये लोग इसके अंदर मौजूद थे। इनके प्रेजेंस में इंक्वायरी कहीं भी नहीं है। ये उनका इंडोर्समेंट है। ये इंडोर्समेंट में क्या कहा जा रहा है? एज पर योर कंप्लेंट साइटेड रेफरेंस नंबर 1 द वक्फ ऑफिसर हैज सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट फैक्चुअल रिपोर्ट बाय द इंस्पेक्टिंग द स्पॉट वेयर यू हैव आल्सो प्रेजेंट द कॉपी ऑफ द सेम इज इनक्लोज्ड based on the report your complaint has disposed of. यानी देखिए आप इस तरह से बता रहे हैं कि कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर वो कहीं फिर से अगर ये दावा करें, मैं मेरी चेयरमैनशिप और मेरे भाई साहब अपनी मुतवल्लीशिप छोड़ देंगे अगर वो बताएंगे तो। सेकेंडली, ये कंप्लेंट्स वो कंटिन्यूसली करते गए। उसके बाद अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अताउल्लाह सरमस्त साहब ने एक कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट फाइल किया, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके वो क्या कहते हैं, जो केस बी फाइनल हुआ सैयद अताउल्लाह सरमस्त तंदे सैयद शाह सादतुल्लाह सरमस्त सज्जादा नशीन बिफोर द कोर्ट अपने आप को क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो सज्जादा नशीन। 2019 में उन्होंने क्या किया था? सज्जादा नशीन कौन है? असदुल्लाह सरमस्त हैं। 2021 में इमीडिएटली सज्जादा नशीन को, 22 में इमीडिएटली सज्जादा नशीन कौन हो गए? अताउल्लाह सरमस्त साहब खुद सज्जादा नशीन हो गए। ये केस में बी फाइनल रिपोर्ट हुई, बी फाइनल फाइल किया गया। इस केस को ऑनरेबल कोर्ट ने, शाहपुर कोर्ट ने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। यहां किसका इन्फ्लुएंस है? ये बोल सकते हैं बोर्ड में इन्फ्लुएंस है, कोर्ट में इन्फ्लुएंस है। अगर ये बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इस केस के अंदर हमने वकील तक नहीं रखा है, तो इस केस के अंदर बी फाइनल फाइल हुआ और ये केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। उसके बाद वो एक चीज कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, सर्वे नंबर 191/9 नजमुल हुदा सरमस्त साहब ने परचेज किया। दिस इज द मुटेशन कॉपी, दिस इज द प्रेजेंट ROR ऑफ सर्वे नंबर 191/9 दरगाह हजरत सूफी सरमस्त 26 गुंटास। दिस इज द लेटर इशूड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनका नाम वो बार बार ले रहे हैं, यूसुफ साहब। यूसुफ साहब ने इस लेटर के अंदर अप्रिशिएट किया है
मुतवल्ली एंड फैमिली ऑफ मुतवल्ली को कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। ये डॉक्यूमेंशियल एविडेंस आपके सामने पेश कर रहा हूं ऑन डेटेड 2/10/2020। ये हुआ। अब इसके बाद 2019 में अताउल्लाह सरमद साहब की नजर में असदुल्लाह सरमद सज्जादा थे। 2021 में अताउल्लाह सरमद साहब खुद सज्जादा नशीन बोलकर कोर्ट में साबित करने के लिए कोशिश किए। 2023 में अताउल्लाह सरमस्त के भाई बिफोर द वक्फ ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन सगे भाई पूरी ड्राफ्टिंग उन्होंने फिर के करे वकीलों को अताउल्लाह सरमद साबित लेको फिर केस में। वो केस के अंदर ओएस एप्लीकेशन नंबर 19 ऑफ 2023 के अंदर इन्हों क्या करते हैं, एक दावा फाइल करते हैं जिसमें सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन सरमस्त, सैयद शाह सादतुल्लाह सरमस्त, ऑक्यूपेशन मुतवल्ली एंड सज्जादा नशीन। अब यहां पे कौन मुतवल्ली हो गए, सज्जादा नशीन हो गए? अताउल्लाह सरमस्त के भाई क्या हो गए, सज्जादा नशीन हो गए। ये एफिडेविट के अंदर उनके भाई भी क्या करते हैं, बोलते हैं दरगाह की कोई प्रॉपर्टी बाकी नहीं रह गई। तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ साहब? उन्होंने उसके अंदर बोले इम्प्रूवमेंट हुआ। बोल को मैं 2 दिन से ढूंढूं इम्प्रूवमेंट क्या है। बोल को बहुत एक्सपर्ट्स की भी बात किया। एक आदमी बोला मेरे को इन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं, इन्हें इनक्रोचमेंट बोलना चाह रहा है। बोल को बोले उन्होंने। और एक बात बोले उन्होंने, बरखुरदार बोले तो बेटे को बोलते थे। अहले इल्म सुन लेना, हंस लेना बस अपनी जगह, इसके ऊपर बहस नहीं करने जाना, क्योंकि ये लोग बहस से पाक हैं, इनसे बहस नहीं की जा सकती। सुनना हंसना बस। बरखुरदार बोले तो बेटे को बोलते। इसके साथ साथ ये प्रोसेस चलते टाइम जब हमारा 3 साल का ऑर्डर था, एक टाइम ऑफ पीरियड पे हमारा ऑर्डर हाई कोर्ट के अंदर स्टे हुआ, जो असद सैयद शाह सिराजुद्दीन सरमद साहब ने फाइल किया था। ड्यूरिंग दी स्टे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने हमको बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑर्डर दिया था कि एज ए सज्जादा नशीन आप रिलीजियस क्या करना है, एक्टिविटीज़ को करना है। तो सैयद शाह सिराजुद्दीन सरमद सिराज साहब ने इसको कंटेम्प्ट फाइल किया, कंटेम्प्ट नंबर CCC नंबर 200147 ऑफ 2022। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारी सज्जादा नशीनी के राइट्स को कंसीडर किया है। कंसीडर करके ये बोला है मुतवल्लीशिप का ऑर्डर स्टे रहने के बावजूद भी इन्हों सज्जादा नशीनी के जो राइट्स करे वो गलत नहीं है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज कंसीडर्स अवर राइट्स एज ए सज्जादा नशीन। डबल बेंच की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल बेंच की बात नहीं कर रहा। उसके बाद सैयद शाह अजीजुल्लाह सरमद साहब एक हैं हमारे पास, उन्होंने भी 2019 में सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी 2019 में एफिडेविट फाइल करे थे कि असदुल्लाह सरमस्त के अलावा कोई भी सज्जादा नशीन नहीं बन सकता। उसके बाद फिर उनके बेटे भी हमारे ऑर्डर को चैलेंज करे थे, उनका ऑर्डर भी एप्लीकेशन नंबर 79 ऑफ 2022 के अंदर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये पूरे एक ही हैं, पूरे एक ही हैं। पहले इन्हों करते, उसके बाद उन्हों करते, उसके बाद उन्हों करते, उसके बाद उन्हों करते। अब हमारे को ये हमारा हेरिडेटरी ऑर्डर 2 बार चैलेंज हुआ ट्रिब्यूनल के अंदर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सीज है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग है। मैं यहाँ पर गुजारिश करता हूँ गुलबर्गा, यादगीर और अतराफ अकनाफ के ज़िलों की आवाम से कि इस तरीके से जो नाम ख़राब करने की और चंचल चालें करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर ध्यान मत दीजिए। लीगली फाइट पूरे फोरम्स के ऊपर हम लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। जीत कर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दस्तावेज़ात यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी भी भाई को ये दस्तावेज़ात देखने हैं तो 9611185564 पर मुझसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ज़रिए भी ले सकते हैं, या फिर आप आकर मेरे पास से कॉपी भी इसकी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। रही बात इन लोगों के क्लेम की कि यहाँ पर पेंडिंग है, वहाँ पर पेंडिंग है, इन्हों औलाद से नहीं आते, हमारे दादा मुतवल्ली थे, हमारे बाबा मुतवल्ली थे, फर्जरी डॉक्यूमेंट्स की भी एक बात है। फर्जरी डॉक्यूमेंट्स हैं बोलकर ये वही डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसके बेसिस पर असदुल्लाह सरमस्त ने अपनी सज्जादा नशीनी के राइट्स को कोर्ट में क्या किया है, क्लेम किया है। वही डॉक्यूमेंट्स हैं
डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं है, वो डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ, और वही डॉक्यूमेंट हम बिफोर द कोर्ट सबमिट करने के बाद अताउल्लाह सरमस्त के भाई और उनके वकील एनओसी दिए हैं कोर्ट के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब आपको ऑब्जेक्शन था तो आप बिफोर दी जुडिशियल पैनल आप कोर्ट के अंदर उसको बोलना था। आप कोर्ट के अंदर इसको नहीं बोल के पब्लिक में आके मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आप इसके बाद भी एक 10 वीडियो बनाएंगे, मेरे को उसके ऊपर जाना नहीं है। मैं तमाम हकायक, तमाम डिटेल्स अवाम के सामने इन दस्तावेजात की बुनियाद पर रख चुका हूं। और एक शिजरा बताए उन्होंने, शिजरा बता के क्या, खिलाफतनामा बताए, खिलाफतनामा बता के फसीउद्दीन सरमद साहब के बरखुरदार को खिलाफत, फसीउद्दीन सरमद साहब ने मेरे वालिद साहब को खिलाफत दी है। और फसीउद्दीन सरमस्त और यूसुफुद्दीन सरमस्त जो मेरे दादा हैं वो सगे भाई हैं। मेरे दादा यूसुफुद्दीन सरमस्त है और मेरे वालिद की परवरिश फसीउद्दीन सरमस्त साहब क़िबला ने की है, जो एक दूसरे के सगे भाई हैं। जिस किताब का हवाला आपने दिया है ना, उसी किताब की कंप्लीट आपने लोगों के सामने नहीं बताया। उसी किताब के पेज नंबर सो एंड सो पर ये बाज़ाब्ता लिखा हुआ है आपने। फसीउद्दीन सरमस्त जोजाए सैयद शाह, जोजाए सैयदा हाफिज़ा बेगम बिन्त सैयद चंदा हुसैनी सज्जादा नशीन गुलसरम शरीफ ने आप अपने बिरादर मोहतरम सैयद यूसुफुद्दीन सरमस्त के फर्जंद अकबर को सर मस्तूर गोद लेकर तालीम और तरबियत से आरास्ता किया। एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, इनकी परवरिश फरमाई, परवरिश करके इनको एजुकेशन दिलाया। किससे? सगे भाई से। मैं, मेरे सगे भाई का बेटा मेरे गोद में डाल लिया तो मेरे खानदान से खारिज हुआ क्या? उन्हें गोद डाल लिए, गोद डाल लिए, गोद डाल लिए। गोद किससे डाल लिए? अपने सगे बड़े भाई से डाल लिए। बड़े भाई का भी वोच खानदान, छोटे भाई का भी वोच खानदान। कितना बोल के गुमराह करेंगे, कितना बोल के लोगों को मिसगाइड करेंगे। ये खानवादा, खानवादा है सरकार सैयदना सूफी सरमस्त दक्कन का सब में कदीम खानवादा है, जिसके सज्जादे के बाजू बैठने को लोग क्या है मालूम, एहतराम समझते थे, फखर समझते थे। ये चिंदी चोरों ने हालत इतनी गंदी करके रखी थी कि इस मसनद पे बैठे हुए सज्जादा नशीन को कोई अपने बाजू बिठाना गवारा नहीं कर रहा था। ये हालत हो गई थी। आज वो विकार, वो रुतबा, वो मर्तबा फिर से बहाल हो रहा है। उसकी वजह से कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स है। और जिस शख्स का मैं जिक्र किया, उस शख्स का जिसका हाथ है, जिसका पंजा है बोलकर बोला, उनके कई बिरादरी की प्रॉपर्टीज, दरगाह हजरत सूफी सरमस्त के नाम की प्रॉपर्टीज उनकी बिरादरी के नाम पर है, उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर है। बोलना हम अब ये सब चीजें खुल के, जितनी भी मस्जिदों पे कब्जा है, बीइंग ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी बोल रहा हूं, जिसने भी जिन मस्जिदों पे कब्जा किया है, बराह रास्त मेरे पास आई है, डंके की चोट पे खड़े रहकर वो कब्जा छुड़ाने का काम करूंगा। और ये जो धमका रहे, मारते हैं, कत्ल करते हैं, कितने कत्ल करें, इंक्वायरी इंशाल्लाह होंगी। कितने कत्ल किए, पर्सनली जाके होम मिनिस्टर से मिलूंगा, मिलकर रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि कौन कितने कत्ल किया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो एपिसोड परसों किया गया, जितने भी उलमाए इकराम अहले सुन्नत वल जमात के, चाहे वो जामिया अशरफ मुबारकपुर के हो, क्या वो बरेली शरीफ के हो, गुलबर्गा जब भी आएंगे उनसे मैं खुद सवाल करूंगा कि ऐसे शराबी, ऐसे जुआरी का साथ देने वालों पर शरीयत का क्या हुक्म है। हम भी आकर प्रोग्राम में सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। ये तमाम क्लैरिफिकेशन आपके पास देने के बाद, अगर इसके बावजूद भी किसी को कुछ पूछना है तो बराह रास्त आ सकते हैं, बराह रास्त मिल सकते हैं, बराह रास्त पूछ सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक पर मेरी कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।